हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के साथ में, जिसमें हम लीडरशिप थियरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो थियरी है वो है हमारी ट्रेट थियरी, जो ये बोलती है कि जो लीडर्स हैं वो बॉर्न होते हैं, मतलब जब वो पैदा हुए तो उनके अंदर वो ट्रेट्स पहले से ही होते हैं। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल जो यहाँ पर ट्रेट्स हैं उसके पास रेलिवेंट टू लीडरशिप, वो एक इफेक्टिव लीडर बनते हैं। ये एक डिस्टिंग्विशेबल और रिलेटिवली एंड्योरिंग क्वालिटी है किसी भी इंडिविजुअल की जो उसके बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर कैसे आ रही है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लीडर्स दोनों की होती है, और हम यहाँ पर उनकी लीडरशिप को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, कि भाई कितनी उनकी लीडरशिप अच्छी रहने वाली है। कोर ट्रेट्स क्या होते हैं? अचीवमेंट ड्राइव, हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स लगा रहे हैं, हाई लेवल ऑफ एम्बिशन है, एनर्जी है, इनिशिएटिव्स लेते हैं। लीडरशिप मोटिवेशन है, तो एक इंटेंस डिजायर है कि भाई हमें दूसरों को यहाँ पर लीड करना है उनके शेयर्ड गोल्स के साथ में। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, ओपन है। ठीक है, इसके अलावा एक अपने आप पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, एबिलिटी है इनके अंदर काफी। यहाँ पर ये अच्छी जजमेंट्स जो हैं वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी एनालिटिकल एबिलिटीज काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअली स्किल्ड हैं, काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं इंडस्ट्री की, और बहुत ज्यादा टेक्निकल मेंबर्स मैटर्स जो हैं इनके बिजनेस से कंसर्न्ड। इमोशनली यहाँ पर इंटेलिजेंट होते हैं, वेल एडजस्टेड, ज्यादा ऐसा नहीं है कि सीवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं। इसके अलावा कैरिस्मेटिक भी हो सकते हैं, क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी हो सकती है। तो ये जो यहाँ पर मेजर ट्रेट थियरी है वो देते हैं गॉर्डन एल्पोर्ट ट्रेट थियरी, जिसमें ये बोला जाता है कि जो लीडर है उनको कुछ क्वालिटीज की जरूरत होती है जिससे वो इफेक्टिव बनते हैं। अब ज्यादातर जो ये क्वालिटीज होती हैं ये इंडिविजुअल्स में ट्रेनिंग या डेवलपमेंट से आती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जनरलाइजेशन कर दिया कि जो क्वालिटीज हैं वो लोगों में लैक ही करती हैं, और वो यहाँ पर रेलेवेंट सिचुएशंस में, बेसिकली हमारी हर एक सिचुएशन में रेलेवेंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ ही सिचुएशंस में है। और जो बिहेवियर है फॉलोअर्स का, वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक्सक्लूसिवली केवल लीडरशिप से तो नहीं होगा यहाँ पर इन्फ्लुएंस, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी आते हैं जो कि उनके बिहेवियर को थोड़ा सा अफेक्ट कर रहे होते हैं, या लीडरशिप की क्वालिटीज जो हैं वो यहाँ पर आपका एक ही फैक्टर रखती है। अब आप देखते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के लीडर्स होते हैं या बच्चे होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आज के टाइम में सबसे अच्छा रहेगा अगर हम नेपाल का जेनजी प्रोटेस्ट लें। ठीक है, तो हमने देखा वहां पर आप एक पर्सन है, मेरे को उनका नाम नहीं पता है, एक छोटे से बच्चे ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं है वो। तो उन्होंने यहाँ पर एक स्पीच दिया था। अब कुछ लोग उसे हिटलर से कंपेयर कर रहे थे, और कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि ये पूरा जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ ये इनके स्पीच के बाद ही हुआ, और जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो सब लोग ढूंढ रहे थे कि वो है कहाँ। लेकिन फिर वो एक दिन आए, उन्होंने स्पीच दिया, और कहीं ना कहीं पूरे मूवमेंट को एक डायरेक्शन मिल गई दोबारा से। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ऐसे जो लीडर्स हैं ये हम देखेंगे कि ट्रेनिंग के साथ में, रिसर्च के साथ में, स्किल्स के थ्रू यहाँ पर ये डेवलप हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रेड थ्योरी ये बोलती है कि ये जो हमें पहले से ही दिख जाते हैं, जब जैसे ये लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं जिंदगी में, ये ट्रेड्स इनके हमें दिख जाते हैं। फंक्शनल अप्रोच थियरी ये आई थी हैकमैन वॉल्टन से, यहाँ पर 1986 में मैकग्रेथ ने दी थी इसको। तो ये फोकस करती है कि ऑन हाउ लीडरशिप अकर्स, तो इसका मतलब है कि जो प्रोसेस है लीडरशिप का उसके ऊपर ये काम ध्यान दे रहे हैं, ना कि जो यहाँ पर एक लीडर है। जबकि जॉर्डन में हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा था कि ये इस बात पर ध्यान देते हैं कि इनके फॉलोअर्स कैसे हैं। ठीक है, अब लेकिन फॉलोअर्स जो हैं, अब ऐसा भी होता है ना, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं नाथूराम गॉडसे का। ठीक है, तो उनके फॉलोअर्स कौन थे? उनके फॉलोअर्स वो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जो कि रिलीजन को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मान रहे थे। ठीक है, और उनको लग रहा था कि भाई हमारा जो धर्म है वो खतरे में है। चलो, इसके अलावा भी हमने देखा है कि बहुत सारे इस तरह के लीडर्स होते हैं जो कि किसी आइडियोलॉजी से अफेक्टेड होते हैं, है ना। सबसे गंदा वाला एग्जाम्पल हो जाता है टेररिस्ट लोगों का। अब टेररिस्ट लोग क्या कर रहे होते हैं, वो भी यहाँ पर अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको किस चीज पर यहाँ पर अपने इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक आइडिया के ऊपर, है ना, और इन सारी चीजों के ऊपर। जबकि अगर हम बात करें फंक्शनल अप्रोच की, वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर एक प्रोसेस है लीडरशिप का। लीडरशिप जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक फॉर्मल लीडर हो एक या ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल भी लीड कर सकती है। हो सकता है एक टीम बनी हुई है 10 लोगों की, 10 लोग के पास यहाँ पर इक्वल पावर्स है, इक्वल पोजीशन है, और यहाँ पर इक्वल सैलरीज आ रही है, बट वन ऑफ देम हैज सम
ट्रेड्स कि वो यहाँ पर बहुत अच्छे से इन 10 लोगों 9 लोगों को बाकी यहाँ पर लीड कर पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी जॉब पोजीशन है जहाँ पर इंडिविजुअल लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है जबकि उसको अथॉरिटी डेलीगेट नहीं की गई। जॉन एडियर का एक्शन सेंटर्ड थ्योरी की बात करें तो ये एक पॉपुलर थ्योरी है फंक्शनल अप्रोच थ्योरीज में। यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई हमने काम करते हैं लीडरशिप को 3 एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, टास्क, टीम और इंडिविजुअल। अब यहाँ पर जो हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, ये तीनों ही सिग्निफिकेंट रोल आपस में प्ले कर रहे हैं और इफेक्टिव लीडरशिप शो करते हैं। तो टास्क नीड्स हो सकती हैं जिसमें कि हमें ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, फिर उस टास्क को प्लान करना। अपनी पढ़ाई से सोचो, आपने यहाँ पर बनाया 1 मंथ का प्लान, फिर उस मंथ के अकॉर्डिंग आपके डेली ऑब्जेक्टिव्स, वीकली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन टास्क को कैसे अचीव करना है, यहाँ पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस फैकल्टी से पढ़ने हैं। तो मान लो फैकल्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी आपने और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आपको सेट करने हैं। अच्छा, ग्रुप नीड्स में क्या होगा, कम्युनिकेशन होती है, टीम बिल्डिंग होती है, मोटिवेट किया जाता है टीम को और डिसिप्लिन लेकर आते हैं। इंडिविजुअल नोट्स नीड्स में कोचिंग की जरूरत हो सकती है, काउंसलिंग की जरूरत हो सकती है, डेवलपिंग की और मोटिवेटिंग की। एडवांटेजेस क्या है फंक्शनल अप्रोच के, प्रैक्टिकलिटी, यहाँ पर हम कॉन्क्रीट गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई क्या लीडर कर सकते हैं ताकि वो इफेक्टिव बने। यहाँ हम डिफरेंट फंक्शंस जो हैं, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग ट्रेड्स की जरूरत हो सकती है। ग्रुप आउटकम्स पर हम फोकस करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है लीडरशिप की कि हम यहाँ पर ग्रुप गोल्स को अचीव करें। लिमिटेशन क्या है फंक्शनल अप्रोच की, तो लिमिटेशंस में हम देखेंगे कि हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास में ओवर सिंप्लीफिकेशन जो है उसका पोटेंशियल हो जाता है कि भाई हमने हर एक चीज को कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको नहीं देखा। यहाँ पर हम मोटा मोटा बात करें कि भाई हमारे फॉलोअर्स ऐसे होने चाहिए, हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए, बट सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाती हैं। उन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में एक पर्सन किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करने के अलावा खुद भी मोटिवेटेड रह रहे हैं, सब चीज इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ अटेंशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है क्योंकि आपस में लोगों के बीच में डिफरेंस आ रहे हैं। तो यूनिक स्किल्स जो हैं या फिर एबिलिटीज किसी इंडिविजुअल लीडर की उसको भी कंसिडर नहीं किया जा रहा। रोल कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पर पोटेंशियल है, हो सकता है कि जो लीडर्स हैं वो बैलेंस नहीं कर पाए मल्टीपल फंक्शंस को। तो फंक्शनल अप्रोच जो है वो एक प्रैक्टिकल एंड अडेप्टेबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ताकि हम समझें और डेवलप करें इफेक्टिव लीडरशिप को। अब की फंक्शंस जो हमारे लीडर्स फुलफिल कर रहे हैं, हम वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं कि कैसे ग्रुप्स जो हैं वो सक्सेसफुली लीड कर सकते हैं और डिजायर्ड आउटकम्स को अचीव करेंगे। बिहेवियरल थ्योरी ये यहाँ पर मानते हैं कि जो लीडर्स हैं वो बनते हैं, वो पैदा नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा था ट्रेड थियरी में, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं कि दे आर बोर्न, ऐसा ही दे आर मेड। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है उस पर एम्फेसाइज किया जाता है जो कि इफेक्टिव रोल बिहेवियर के थ्रू आती है। आप कोई भी पर्सन, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर एक ही दिन में सारी चीजें सीख गए। आपने भी देखा होगा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, इवन अगर मान लो कोई बहुत ही बड़ा ओनर है किसी बहुत बड़ी कंपनी का और उनके बच्चे भी अगर जॉब करने के लिए सेम कंपनी में आते हैं तो उनको भी पहले थोड़े नॉमिनल से रोल्स दिए जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनको लीडरशिप के रोल्स दिए जाते हैं ताकि वो लर्निंग्स करें, ठीक है। तो लीडरशिप जो है वो पर्सन के एक्ट्स को ज्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके एक्ट से ज्यादा दिखती है रेदर देन कि उनके क्या ट्रेट्स है, क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 मेजर फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो टास्क जो उनके फंक्शन से रिलेटेड है, तो प्रोवाइड करेंगे हम सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ग्रुप्स, ठीक है। जब हम काम कर रहे हैं हमें लगा कोई प्रॉब्लम है, हमने बता दिया। ग्रुप मेंटेनेंस फंक्शंस या फिर पीपल ओरिएंटेड, तो ये हमारे एक्शंस जो है ऑफ मीडिएटिंग डिस्प्यूट्स और इंश्योर करना कि इंडिविजुअल्स को हम वैल्यू करें उनके ग्रुप के थ्रू। तो एक इंडिविजुअल क्या करते हैं, वो यहाँ पर दोनों ही रोल्स यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं एज एन इफेक्टिव लीडर। ओके, तो ये यहाँ पर टास्क रिलेटेड फंक्शंस भी करेंगे और ग्रुप को भी मेंटेन करेंगे। देखो, एक तो होता है कि हमें कोई काम करना है, हो सकता है इंडिविजुअल्स बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और अपना काम अच्छे से कर रहे हैं लेकिन आपस में झगड़े हैं,
तो उन जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स को भी तो रिजॉल्व करने का काम हमारे लीडर्स का ही है। ब्लेक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रेड, इसको हम एक बार ग्रेड से ही पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर ये आपकी मैनेजरियल ग्रेड होती है। अब हम जा रहे होते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर आप देखोगे कंसर्न फॉर रिजल्ट्स है, और वाई एक्सिस पर कंसर्न फॉर पीपल है। एक था टास्क, एक था ग्रुप। अब बात करते हैं टास्क की। तो टास्क में इम्पोवराइज्ड मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर टास्क पर कम फोकस दिया गया और लोगों पर भी कम फोकस दिया गया तो बनेगा इम्पोवराइज्ड मैनेजमेंट। अगर टास्क पर हम ज्यादा फोकस देते हैं लेकिन लोगों पर नहीं देते तो हम बोल सकते हैं कि प्रोड्यूस करो या तो पैरिश कर जाओ, यहाँ से निकल जाओ, काम कर दो वरना निकाल देंगे जॉब से। अच्छा, अगर यहाँ हमारा फोकस टास्क पर कम है लेकिन लोगों पर ज्यादा है तो कंट्री क्लब मैनेजमेंट। और अगर हमारा फोकस लोगों पर भी है और टास्क पर भी है, दोनों हाई हैं, तो टीम मैनेजमेंट। ठीक है, याद हो जाएगा किस तरीके से है यहाँ पर। अब आ जाओ, तो आप देखोगे सिस्टम यहाँ पर हम क्यों यूज करें, ताकि जो लीडर्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में किस टेक्निक को वो यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से डिवाइड करें। और ये हमें हेल्प करेगा कि इंडिविजुअल जो हैं उनकी लीडरशिप स्टाइल्स कैसी हैं और किस तरीके से यहाँ पर आइडियल लीडरशिप की जरूरत होती है हमें, हम उसको अचीव कर लें। ठीक है, दो डायमेंशन यहाँ पर हैं, टास्क ओरिएंटेड मैनेजर्स और रिलेशनशिप मैनेजर्स। ये था हमारा एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस। मैनेजरियल ग्रेड क्या बोल रही है, लीडरशिप स्टाइल जो है वो हम इन टर्म्स में लेकर आ जाएंगे। तो या तो कंसर्न फॉर पीपल है कि जहाँ पर लोग जो हैं टीम मेंबर्स की जो जरूरत है, इंटरेस्ट है, उनके पर्सनल डेवलपमेंट पर हम ध्यान देंगे और रिजल्ट्स पर कंसर्न करेंगे। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी मेंटेन कैसे करनी है, एंड हाई प्रोडक्टिविटी के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। आगे समझ में? अब आगे देखते हैं। तो देखो अब इसमें आगे क्या चल रहा है, इसमें आगे वही जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था वही आ जाएगा, और ये है आपका मिडिल ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो अपडेटेड ब्लेक एंड माउंटेन मैनेजरियल ग्रिड में ये क्या बोलते हैं कि दो न्यू स्टाइल्स आ गए हैं। एक आते हैं अपॉर्चुनिटिस्टिक, एक आता है पैटर्नलिस्टिक। पैटर्नलिस्टिक जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, थोड़ा वैसे से हम लोग कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटिस्टिक क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर कोई भी स्टाइल अडॉप्ट कर लेंगे जो कि इनके काम को, इनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इन्हें हेल्प करे। प्यार से लोग मान जाते हैं, प्यार से काम करा लेंगे। लोग नहीं मान रहे हैं तो फिर ठीक है, हम अपना काम कर दे देंगे। हमारा फोकस काम करने का है, जैसा हमें लगेगा वैसे कर लेंगे। अपॉर्चुनिस्टिक, ठीक है, कोई फिक्स पोजीशन ही नहीं है। पैटर्नलिस्टिक, गाइड करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज के लिए डिफाइन करेंगे, एक पेरेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्करेज करेंगे कि कोई भी इनिशिएटिव जो है उनके व्यूज से कॉन्ट्ररी है। जैसे पेरेंट्स यहाँ पर अपनी बात ही मनवा कर मानते हैं ना, अगर उनकी बात नहीं मानी जाए, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फिर यहाँ पर आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। बहुत सारे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं जो अपनी ही बात को फाइनलाइज करवाते हैं। तो 5 रिजल्टिंग लीडरशिप स्टाइल्स हमने कौन कौन से देख लिए। इम्प्रोवाइज्ड, जहां पर मैनेजर्स जो हैं इस अप्रोच के साथ में लो ऑन बोथ द डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर किधर आएंगे, इधर आ जाएंगे। फिर अभी अपने सबॉर्डिनेट से जो है क्या क्या करते हैं, काम करवाने के लिए मिनिमम एफर्ट्स लगाते हैं। उनको ना काम से मतलब है, ना एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन से मतलब है। उनको यहाँ पर इनइफेक्टिव लीडर्स बोला जाता है, क्योंकि उनके एक्शंस जो हैं वो अपनी जॉब को बचाने के लिए और सीनियोरिटी को बचाने के लिए हैं। टास्क मैनेजमेंट, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम टास्क के ऊपर फोकस कर रहे हैं लेकिन लोगों पर नहीं कर रहे, तो इसको डिक्टेटोरियल या फिर पेरिश स्टाइल भी बोल देते हैं। क्यों, यहाँ पर प्रोडक्शन के से कंसर्न है ये। तो जो हमने मैकग्रोगर की थ्योरी एक्स पढ़ी है मोटिवेशन में, ये उसके अकॉर्डिंग जाएंगे कि एम्प्लॉइज की जो नीड्स हैं उनका ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, हमें केवल और केवल क्या समझना है कि हमें किस तरीके से अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने हैं। तो ये जो आउटपुट है ऑर्गेनाइजेशन का उसको तो बढ़ा देंगे लेकिन टीम मोराल को कम कर देंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और प्रोसीजर्स की वजह से हो सकता है कि टर्नओवर जो है हमारा लेबर का वो भी हाई हो जाए। फिर हमने कौन सा देखा था, मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल ऑफ द मैनेजमेंट में क्या था, ना तो हम यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसर्न है, ना हम बहुत कम ही कंसर्न है, दोनों ही हमारे फैक्टर्स के लिए।
तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल है जहां पर लीडर ये कोशिश करता है कि एक बैलेंस बना ले गोल्स के बीच में, लोगों के और कंपनी के, ठीक है। तो लीडर जो है वो पुश नहीं कर रहा बाउंड्रीज को अचीवमेंट की, वो एवरेज परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो ना तो एम्प्लॉय ही बहुत ज्यादा खुश हैं या उनकी ही नीड सारी मीट हो गई, और ना ही यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज की, ठीक है। सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलेगा, सबको पूरा नहीं मिलेगा, किसी को भी पूरा नहीं मिलेगा। कंट्री क्लब, यहाँ पर हमने देखा कि कंसर्न फॉर पीपल तो बहुत ज्यादा था। तो ये कलीगियल स्टाइल कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ पर टास्क को हम कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, लेकिन हम इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं लीडर्स को, लोगों को। तो यहाँ पर ये थॉटफुल अटेंशन देते हैं कि भाई लोगों की क्या जरूरत है, किस तरीके से इनसे काम कराना है, कैसे इन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है। तो यहाँ पर ये लीडर फील करते हैं कि अगर हम एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो सेल्फ मोटिवेशन की तरफ वो जाएंगे, और लोग जो हैं अब खुद से ही हार्ड वर्क करने लगेंगे। तो एक लो फोकस होगा उनका कि टास्क जो है उनको हम किस तरीके से हैम्पर कर सकते हैं प्रोडक्शन को, या फिर क्वेश्चनेबल रिजल्ट्स। टीम मैनेजमेंट, यहाँ पर आप देखेंगे कि हाई पीपल एंड टास्क फोकस है। स्टाइल जो है वो थियरी वाई ऑफ मैकग्रॉगर के ऊपर डिपेंडेंट है, बेस्ड है, जिससे हम यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ब्लेक एंड माउंटेन। तो ये जो यहाँ पर लीडर हैं वो क्या फील करते हैं कि भाई हम एम्पावर्ड हैं, कमिटमेंट शो करते हैं, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट सारी चीजें लेकर चलते हैं, और एक टीम एटमॉस्फेयर बनाते हैं जिसमें कि आपको ऑटोमेटिकली हाई एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और प्रोडक्शन मिल जाता है। ये मोस्ट डिजायरेबल लीडर्स बिहेवियर है। एडवांटेज क्या है यहाँ पर, जो हमारे मैनेजर हैं या फिर लीडर मैनेजरियल लीडरशिप ग्रेड है, वो मैनेजर्स को हेल्प करती है कि वो अपने लीडरशिप स्टाइल्स को यहाँ पर एनालाइज करें, एग्जामिन करें, या आप बोल सकते हैं रेट करें कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। और डिसएडवांटेज, इम्पोर्टेंस हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो लेकर ही नहीं चल रहे, ठीक है। इसीलिए जो अपडेटेड वाला मॉडल है वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम आते हैं लुइस लीडरशिप थियरी पर। तो ये आपकी बिहेवियरल अप्रोच की ही थियरी है जहां पर हम अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्लेटिव स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। ये तीनों ही मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिए थे, ठीक है। लाइकर्स लीडरशिप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, ये बोलते हैं कि भाई देखो, अलग अलग मैनेजमेंट स्टाइल्स जो होते हैं वो एक मैनेजर अडॉप्ट कर सकता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में। इनका मानना है कि जो 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ठीक है, उनका एक कॉन्टिन्यूम है। अब ये यहाँ पर 7 वेरिएबल्स लेकर चलते हैं जिसमें हम हर एक मैनेजमेंट सिस्टम को डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरे के साथ में। तो ये कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, ये हैं आपके लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, इंटरफेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, गोल सेटिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस। अब यहाँ पर जो 4 सिस्टम है मैनेजमेंट सिस्टम के, वो कौन से आ जाते हैं, वो है सबसे पहले तो एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेटिव, फिर है बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिव, तीसरे हैं कंसल्टेटिव, और चौथे हैं पार्टिसिपेटिव। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लॉइटेटिव। अगर कोई मैनेजर है जिनको कॉन्फिडेंस या फेथ ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है अपने सबॉर्डिनेट्स में, इनको लगता है कि भाई देखो, अब हमारे जो सबॉर्डिनेट्स है उनको लगता है कि यार ये तो हमें कोई बात बताते नहीं, हमें हमारे साथ कोई चीजें डिस्कस करते नहीं है, आते हैं ऑर्डर देते हैं चले जाते हैं। तो हमें अगर कोई भी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मैनेजर को अचानक से कोई आइडिया आया, कोई ओपिनियन आया, और उन्होंने दे दिया सबॉर्डिनेट्स के बारे में। अच्छा, बेनेवोलेंट में क्या होगा, मैनेजर यहाँ पर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं इनमें मेरी तरफ से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आए, ट्रस्ट आए, इनको ये रिवॉर्ड्स के साथ में मोटिवेट करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो कुछ पनिशमेंट्स भी दे देते हैं। और अपवर्ड कम्युनिकेशन यहाँ पर परमिटेड है, आपको कुछ लगता है आप बोल सकते हो, कुछ आइडियाज और ओपिनियंस जो हैं वो आप अपने सबॉर्डिनेट से ले सकते हो, लेकिन कुछ जो डेलीगेशन है डिसीजन मेकिंग की, वो भी आप अलाउ करोगे, बट बहुत ही क्लोज पॉलिसी कंट्रोल रखोगे, एकदम हर चीज पर ध्यान रखोगे। मतलब आपने खुद से कोई डिसीजन ले लिया, इन्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा तो माइट भी आपसे गुस्सा हो जाए। कंसल्टेटिव, मैनेजर यहाँ पर सब्सटेंशियल है लेकिन कंप्लीट कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट नहीं रखते अपने सबॉर्डिनेट्स में, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या चाहते हैं कि ठीक है भाई, मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो थोड़े बहुत डिसीजंस ले ले,
और सबॉर्डिनेट्स को भी यहाँ पर थोड़ा फ्री लगता है कि भाई वो अपनी जॉब के रिगार्डिंग अपने सुपीरियर से बात कर सकते हैं। तो मैनेजर को आइडियाज भी मिल रहे हैं, ओपिनियंस भी मिल रहे हैं, और वो एक कंस्ट्रक्टिव यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है इनके साथ में, ये हर चीज पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मेरे सबॉर्डिनेट्स मुझे में कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दिखाएं, और ये खुद भी करना चाहते हैं लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में। पार्टिसिपेटिव, यहाँ पर हमारे जो मैनेजर हैं इनको कंप्लीट कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है सबॉर्डिनेट्स में। इनको लगता है भाई मैंने टीम हायर की है, मेरे व्यू पॉइंट्स हैं, मुझे पता है इनकी टेक्निकल स्किल्स कैसी हैं, ठीक है, आई नो वेरी वेल। तो यहाँ पर अगर इनकी तरफ से कोई फीडबैक आ रहा है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, तो मुझे उसको इम्पोर्टेंस देनी है। तो सबॉर्डिनेट्स को भी ऐसा लगता है कि भाई हम तो आसानी से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पर जो मैनेजर हैं वो भी हमेशा अपने सबॉर्डिनेट से बोलते हैं कि भाई कोई आइडिया है तो बताओ, कुछ ओपिनियंस है तो बताओ, और उनका कंस्ट्रक्टिव यूज कर रहे हैं। I have worked under one of my managers. So what he was doing with us in those times, so what he was doing exactly, he was telling us कि आप आओ हमें काम बताओ, ठीक है, आप आइडियाज दो, और ये आप लोग तो आइडियाज ही नहीं देते हो। इस तरह से टीम मीटिंग्स होती थी। बट वन ऑफ द डेज क्या हुआ, one of my colleagues started putting her ideas and those ideas were really good, but I don't know how the manager felt some offended things, and he said for a very minute thing, he said no, you don't have to use those words, you don't have to say these things, आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते करके उन्होंने ये नहीं समझा कि मेन पॉइंट क्या था। फिर यही चीज 2-3 बार रिपीटेड वे में दूसरे लोगों के साथ हुई कि जब भी उन्होंने कोई आइडियाज, कोई भी पॉइंट्स दिए, तो उन चीजों को बोला गया कि हाँ वी विल सी दिस, बट कभी भी उनको यूज में नहीं रखा गया। तो इस तरह का अगर कोई मैनेजर है तो आप उसे किस कैटेगरी में रखोगे, अब बताओ, एक्सप्लॉइटेटिव या बेनेवोलेंट, कंसल्टेटिव, या फिर आप उनको पार्टिसिपेटिव में रखोगे, बताओ। एक केस स्टडी आपके सामने, आप इनको रखोगे बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव। क्यों? आप यहाँ पर उनको बोल रहे हो कि हाँ भाई ठीक है आप बताओ आइडियाज दो, लेकिन उस पर कंट्रोल भी रख रहे हो और काफी अच्छा खासा कंट्रोल रख रहे हो, और यहाँ पर आप उसको किसी अच्छी जगह पर नहीं रख रहे हो, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव यूज में नहीं रख रहे हो। जबकि एक्सप्लॉइटेटिव वाला तो बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार, कंसल्टेटिव वाला बात सुन रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा फेथ नहीं दिखा रहा, लेकिन उनको कंस्ट्रक्टिव यूज में रख रहा है। पार्टिसिपेटिव वाला तो अच्छे से ही सारी चीजों को समझ रहा है। तो ये हमारे बी कैटेगरी में आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो लाइकर्ट हैं उन्होंने स्टाइल 3 और 4 को हाई प्रोड्यूसिंग और स्टाइलिंग 1 एंड 2 को लो प्रोड्यूसिंग माना। अब इसका रीजन बताती हूँ। फिर सबको लगा कि यार दिस पर्सन ही स्टार्ट्स ह्यूमिलेटिंग अस इन डिफरेंट मैनर्स, तो व्हाई शुड वी टॉक टू हिम अबाउट एनीथिंग। हमारा जॉब है, हमें पैसा उठाना है, वी विल जस्ट टेक मनी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, शट डाउन अवर लैपटॉप्स एंड गो टू होम, ठीक है। तो वो वाला सीन हो गया था। तो इस तरीके से यहाँ डिपेंडेंट है कि भाई किस तरह का आपका लीडर है, टीम भी फिर वैसा ही बिहेव करने लग जाती है। एक टाइम तक टीम जो होती है वो बहुत मोटिवेटेड होती है, फिर उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं उसके लीडर के ऊपर डिपेंड करती है। चलो, हुनर यागर एंड हैकमैन 4 स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये बोलते हैं कि अगर डिक्टोरियल है तो 100% सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, हिटलर वाला सीन हो जाएगा कि भाई मैनेजर्स ही सारी चीजें बताएंगे। ऑटोक्रेटिक है तो मैनेजर्स ऑर्डर करेंगे सबॉर्डिनेट्स को कि ये जो डिसीजंस हैं इन्हें आप एक्सेप्ट करो, और थोड़ा बहुत सुन लेंगे, समझ लेंगे कि ये क्या बोलना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक में मैनेजर कंसल्ट करे अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में और तब डिसीजन लेते हैं। एंड लेजिस्लेचर में 100% डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया कि भाई तुम ही देख लो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो जो डिसीजन मेकिंग है बाय द मैनेजर्स वो आपको देखने के लिए मिलेगी कि उन्होंने भाई अपने एम्प्लॉयज को बोला मुझे भरोसा है तुम में, ठीक है तुम करो। फिर आ जाते हैं यहाँ पर टैनी बाउम एंड स्कीमेटाइटल लीडरशिप स्टाइल कॉन्टिन्यूम। तो ये क्या बोलते हैं, ये एक ब्रॉडर रेंज ऑफ लीडरशिप दिखा रहे हैं जहां पर ये बात करते हैं कॉन्टिन्यूम विद ऑटोक्रेटिक स्टाइल एट वन एंड और फ्री रेन स्टाइल एट अनदर एंड, ठीक है। तो यहाँ पर इनको क्या काम करना है, ये एक रिलेशनशिप दिखाते हैं कि कैसे जो हमें फ्रीडम मिला हुआ है और जो हमारे मैनेजर हमें दे रहे हैं एज अ टीम, और जो अथॉरिटी यहाँ पर मैनेजर यूज कर रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब मान लो एक मैनेजर है जो चाहते हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो टीम की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में भी आए, लेकिन कंपनी में उनके जो सुपर मैनेजर्स हैं वो उनको अलाउ ही नहीं करने दे रहे सुपीरियर्स। तो ऐसी सिचुएशन में फिर मैनेजर कुछ नहीं कर सकते। तो एक रिलेशनशिप है कि भाई यहाँ पर मैनेजर
कितना फ्रीडम देना चाहते हैं टीम को और कितनी उनके पास अथॉरिटी है जो वो यहाँ पर यूज कर कर ये फ्रीडम दे सकते हैं। लेफ्ट साइड जो है वो एक ऐसा स्टाइल दिखाएगी जहां पर कंट्रोल को मेंटेन किया जाता है बाय द सुपीरियर, और राइट साइड दिखाएगी कि ये जो कंट्रोल है, ठीक है, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड कंट्रोल है ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। रॉबर्ट टैन्युबम और वॉरेन स्किमिडेट का कहना है कि 7 लीडरशिप स्टाइल्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूम में चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कि रिजिड अथॉरिटी है, और फिर दूसरी जगह पर आप देखेंगे कि कंप्लीट फ्रीडम आपकी टीम को दिया जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑटोक्रेटिक हैं, पूरा अथॉरिटी हमारे मैनेजर के पास है और धीरे धीरे फ्रीडम आ रहा है। ओके, चलो अब देखो, फिर इसके बाद में ये बोलते हैं कि देखो आप इसको मैकग्रेगर के सुपर सपोजिशन ऑफ थियरी एक्स एंड थियरी वाई के साथ जा सकते हो। बॉस सेंटर्ड लीडरशिप जो है वो थियरी एक्स की तरफ, और सबऑर्डिनेट सेंटर्ड रिलेशन लीडरशिप जो है वो थियरी वाई की तरफ जाएगी। एक मैनेजर यहाँ पर कैरेक्टराइज कैसे हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कंट्रोल जो कि उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग 4 मेन स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप हमें देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले है टेल्स, फिर है सेल्स। मैनेजर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एक डिसीजन लेते हैं और अनाउंस करते हैं इस बात को अपने सबऑर्डिनेट्स को। अब सबऑर्डिनेट जो है, क्योंकि वो एक पार्टी नहीं है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के, तो यहाँ पर जो मैनेजर हैं वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारे जो डिसीजंस हैं वो एज सुन एज लिए जाएं। ठीक है, तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने देखा कि मैनेजर को प्रॉब्लम दिखी, उन्होंने एक डिसीजन लिया, अनाउंस करा सबऑर्डिनेट्स को, सबऑर्डिनेट्स क्योंकि डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं थे, तो अब यहाँ पर मैनेजर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो डिसीजन मैंने लिया है उसी पर काम हो। सेल्स में क्या होता है, डिसीजन चूज किया है हमारे मैनेजर ने, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो मेरे टीम मेंबर्स की साइड से आएगा ही, तो वो एफर्ट्स लगा रहे हैं कि भाई यहाँ पर मान जाएं ये लोग मेरी बात कुछ करके। ठीक है, दूसरी जगह पर हमने क्या देखा उन्होंने बोला आओ काम करो, जो बोला है वो करो, हमें मत समझाओ। ये कह रहे हैं नहीं नहीं मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो आती ही है, तो इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं। कंसल्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके बाद में एक फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे, रेदर क्या होगा, प्रॉब्लम हमारे सबऑर्डिनेट्स को दी गई और सॉल्यूशंस भी हमारे सबऑर्डिनेट्स ही सजेस्ट कर रहे हैं। जॉइंस, मैनेजर ने लिमिट्स यहाँ पर डिफाइन कर दी कि किस लिमिट के अंदर जो डिसीजन है वो सबऑर्डिनेट्स ले सकते हैं, और यहाँ पर जो फाइनल डिसीजन है वो हमारे सबऑर्डिनेट्स के साथ में मैनेजर्स लेंगे। तो अब आप देखेंगे यूज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी किस तरह कितनी किसके पास है, इस बात की रिलेशनशिप जा रही थी ना हमारे पास में कि कितना हम उनको फ्रीडम दे रहे हैं। तो मैनेजर्स यहाँ पर डिसीजंस बनाएंगे, लेंगे और बता देंगे, अनाउंस कर देंगे। यहाँ पर ये था आपका टेल, ये था आपका सेल, जहां पर हम क्या कर रहे थे, हम इनको परसुएड करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हमने आइडियाज दिए, इनवाइट करने की कोशिश की, कंसल्ट करने की कोशिश की, यहाँ पर कुछ टेंटेटिव डिसीजंस को प्रेजेंट करा, फिर यहाँ पर प्रेजेंट किया प्रॉब्लम को और सॉल्यूशंस भी इन्हीं से लिए। एंड यहाँ पर क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स को परमिशन दी गई कि वो अपनी लिमिट्स में काम कर ले, जॉइंट वाला। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं, ठीक है, इनको पता है कि कौन सा बिहेवियर किस पर्टिकुलर टाइम पर अप्रोप्रिएट है, अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर को शेप करते हैं, एक केयरफुल एनालिसिस करते हैं खुद की, उनके सबऑर्डिनेट्स की, ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। सिचुएशनल या फिर कंटिजेंसी थियरीज, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारे पास में बेसिकली यहाँ पर आपको बोला जाता है कि कोई भी सिंगल बेस्ट लीडरशिप स्टाइल नहीं है, रेदर हम क्या देख रहे हैं, इफेक्टिव लीडरशिप जो है वो डिपेंड करेगी कि क्या सिचुएशन है, क्या हमने डिसीजंस लिए। तो थ्योरीज एम्फसाइज करती हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ अडेप्टिंग one's leadership approach to fit the needs of the followers and challenges of the movement। तो कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर सिचुएशनल कंटिजेंसी थ्योरी के दिए गए हैं। सबसे पहले है कोर प्रिंसिपल। सिचुएशनल कंटिजेंसी थ्योरीज आर्ग्यू करती है कि एक लीडर का जो इफेक्टिवनेस है वो कंटिजेंट है अपॉन द वेरिएबल्स ऑफ द सिचुएशन। क्या क्या यहाँ पर सिचुएशंस हैं, क्या क्या अलग अलग यहाँ पर वेरिएबल्स हैं उससे रिलेटेड, और फॉलोअर्स की जरूरत क्या है। की कंसिडरेशन में लीडर के बिहेवियर्स देखे जाते हैं। तो डिफरेंट लीडर्स जो हैं उनके डिफरेंट बिहेवियर्स रहेंगे, जैसे टास्क ओरिएंटेड, रिलेशनशिप, डायरेक्टिव या फिर सपोर्टिव। और फॉलोअर में भी देखा जाएगा
कि कितना एक्सपीरियंस है, कॉम्पिटेंस कितनी है, कॉन्फिडेंस यहाँ पर फॉलोअर्स का। फिर अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल देखी जाएगी। सिचुएशनल फैक्टर्स, तो नेचर ऑफ द टास्क, ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट, अर्जेंसी यहाँ पर सिचुएशन की, ये सारी चीजें भी इम्पैक्ट करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कुछ और पॉपुलर मॉडल्स। तो सबसे पहले आते हैं फिडलर्स के कंटिजेंसी थियरी, जो कि फोकस करते हैं लीडर की पर्सनालिटी और सिचुएशनल फेवरेबलनेस में। तो ये यहाँ पर क्या बोलते हैं कि लीडर मेंबर के रिलेशंस, टास्क स्ट्रक्चर और पोजीशन पावर जो है, ये एक सक्सेसफुल लीडरशिप स्टाइल हमें ढूंढ कर देंगी। हर्जे और ब्लैंकार्ड की सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल क्या बोलती है, ये 4 तरह की लीडरशिप स्टाइल लेकर चल रही थी। टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग, डेलीगेटिंग। तो यहाँ पर फॉलोअर कितने मेच्योर हैं और लीडरशिप बिहेवियर यहाँ पर कितनी कैसा जरूरी है, उसके हिसाब से हमारे पास है। फिर आता है हाउस का पाथ गोल थियरी, जिस पर से क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये प्रपोज करते हैं कि लीडर्स जो हैं वो क्लैरिफाई करेंगे पाथ, ऑब्स्टिकल्स को हटाएंगे और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे अपने फॉलोअर्स को, ताकि गोल्स अचीव हो पाए और हायर सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस देखने के लिए मिले। बेनिफिट्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी मिल रही है लीडर्स को कि भाई अपने स्टाइल्स को आप एडजस्ट कर लो समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। पर्सनलाइज्ड लीडरशिप अप्रोचेस जो हैं वो एनकरेज हो रही हैं, ताकि फॉलोअर की नीड्स और कैपेबिलिटीज को आप केटर कर पाओ। टीम वर्क इम्प्रूव हो रहा है, मोटिवेशन यहाँ पर हम कर पा रहे हैं, परफॉर्मेंस अलग अलग जगह पर हमारी बेटर हो रही है। लिमिटेशंस, कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए लीडर्स के पास हाई लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। अब एक लीडर है, ठीक है, क्या कोई भी लीडर ये चाहेगा कि उसके फॉलोअर्स या उसके टीममेट्स उससे ये बोलें कि आप एक अच्छे लीडर नहीं हो? ऑफ कोर्स नहीं। लेकिन कुछ चीजें हमारे अंदर हैबिचुअल हो जाती हैं। अब वो हैबिचुअल हो जाती है तो समय के साथ सबको दिख जाती हैं और हम उन्हीं चीजों के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें सेल्फ अवेयरनेस है, तो हम यहाँ पर लोगों को समझते हुए, अपनी गलतियों को समझते हुए तब काम करेंगे। चलो, अब मे बी अभी सभी लीडर्स या सिचुएशंस के लिए सूटेबल नहीं है। ओवरऑल सिचुएशनल या कंटिजेंसी थियरीज जो है वो वैल्यूएबल इंसाइट्स दे रही हैं, ठीक है। अब हमें इंटरप्ले देखना है लीडर के बिहेवियर्स का, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और सिचुएशनल फैक्टर्स का। फिडलर्स कंटिजेंसी थियरी, ये यहाँ पर सिचुएशंस के ऊपर डिपेंडेंट है और अकॉर्डिंगली वेरी कर रही थी। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपकी इफेक्टिवनेस एज अ लीडर वो कैसे डिटरमिन हो रही है, कि आप किस तरीके से अपने लीडरशिप स्टाइल्स को अलग अलग सिचुएशन के साथ मैच कर रहे हो सकता है कि आप यहाँ पर लोगों को परसुएड अच्छा कर पाते हो, ठीक है, तो आप सेलिंग में अच्छा हो। और हो भी सकता है कि आप यहाँ पर लोगों को कंसल्ट भी अच्छे से कर लेते हो। अब एक सिचुएशन में सेलिंग की जरूरत पड़ सकती है, एक में कंसल्ट की पड़ सकती है। तो कोई बेस्ट वे नहीं है टीम को लीड करने का। बेस्ट वे टू लीड योर टीम विल इंस्टेड बी डिटरमिन्ड बाय द सिचुएशन, की सिचुएशन कैसी है वैसे हम इसको डिटरमिन करेंगे, ठीक है। इन फिडलर्स कंटिजेंसी थियरी हमारा जो लीडरशिप स्टाइल है वो फिक्स्ड है। You cannot change your style to suit the situation. Instead, you must put your leaders into situations that match their style. हम यहाँ पर लीडर को किसी सिचुएशन में नहीं रख रहे हैं, सॉरी, सिचुएशंस यहाँ पर जो हैं वो हमारे लीडरशिप स्टाइल को नहीं वो कर फिक्स कर रही। मेरा लीडरशिप स्टाइल तो है ही कि मैं सबको ऑर्डर देती हूँ, ठीक है, एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब मेरे सामने अगर आपको मुझसे लीड करवाना है, तो मेरे पास वही चीजें लेकर आओ उन सिचुएशंस को जहां पर लोगों से काम करवाना है और बिना उनके सुने, ठीक है। अब ये मॉडल जो है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, लीडरशिप के स्टाइल्स, सिचुएशनल वेरिएबल्स और रिलेशनशिप कैसी है लीडरशिप स्टाइल्स और सिचुएशनल वेरिएबल्स में। तो लीडरशिप स्टाइल्स हमने देखे थे कि टास्क डायरेक्टेड हो सकते हैं, जहां पर हम टास्क परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन रिलेशन ओरिएंटेड हो सकते हैं, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि हमारे एम्प्लॉइज के साथ में हमारे अपने रिलेशंस जो हैं, इंटरपर्सनल रिलेशंस, वो अच्छे रहें और यहाँ पर एक पर्सनल प्रोमिनेंस की पोजीशन चाहिए। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टाइल हमारे लीडर अडॉप्ट कर रहे हैं, फिडलर उसे क्या बोलते हैं, लीस्ट प्रिफर्ड को वर्कर बोलते हैं। अब लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल में क्या देखेंगे कि जो लीडर्स हैं वो एक पर्सन को रेट करते हैं, स्केल जो आपका आएगा 1 से 8 तक 16 पैरामीटर्स में, और आइडेंटिफाई करेंगे कि जो वर्कर हैं उनके साथ में किस तरीके से काम करना है कि वो कम से कम अपने काम को पसंद करें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो लीडर्स हैं जिनके पास में हाई
लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर स्केल है, उनको कहते हैं रिलेशनशिप ओरिएंटेड। जो यहाँ पर इनका काम क्या है, ये यहाँ पर चाहते हैं कि कम से कम एक ऐसे पर्सन को हम ऑन अ स्केल रेंजिंग फ्रॉम, या ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में एक बार ना, आई थिंक 2022 में आया था, एक बार आया हुआ है ये लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर वाला। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या है कि लीडर्स जो हैं उनको बोला जाता है कि किसी पर्सन को 1 से आप 8 तक में 16 पैरामीटर्स कंसिडर करते हुए स्केल करो, जहां पर आप ये बताओगे कि जो वर्कर हैं जिनके साथ में आप लीस्ट काम करना चाहोगे, ठीक है, आप काम ही नहीं करना चाहते उनके साथ में, तो ये जो लीडर्स हैं जिनमें हाई एलपीसी स्कोर्स जो हैं वो आपके रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, जबकि जिनके पास लो एलपीसी स्कोर है वो हमारे टास्क ओरिएंटेड है। सिचुएशनल वेरिएबल्स, लीडरशिप की पोजीशन जो है हमारी उसकी कितनी पावर है, तो यहाँ पर पावर या अथॉरिटी जो हमारे लीडर ड्राइव कर रहे हैं, पोजीशन जो वो होल्ड कर रहे हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक मैनेजर जिनके पास एब्सोल्यूट पावर है वो बिहेवियर दूसरों का इन्फ्लुएंस करते हैं मोर देन द वंस विदाउट पावर, ठीक है, क्योंकि जिसके पास पावर है उसके लिए हम जैसे बोलते हैं ना, फॉर एन एग्जाम्पल मेनी टाइम्स मेनी पीपल डोंट लाइक द पीपल इन पोजीशन but they respect the position, so they don't actually condemn the position any day, they only condemn the person। तो यहाँ पर जिसके पास पोजीशन है उसकी बात ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है दूसरों को। टास्क स्ट्रक्चर, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो किस एक्सटेंट तक टास्क रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियरली डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ टास्क गोल प्रोसेसेस रिलेशनशिप विद अदर टास्क। अब ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि अगर क्लियर डेफिनेशन दी गई है टास्क स्ट्रक्चर की, तो सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनको हम अच्छे से डायरेक्ट कर सकते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ अनक्लियर टास्क स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अच्छे से चीजों को, टास्क को इनको बताना है, प्रोसेस बताना पड़े तो वो भी बताना है, हर चीज यहाँ पर अच्छे से, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। लीडर मेंबर रिलेशन, तो यहाँ पर ये बात करते हैं कि किस डिग्री तक जो मेंबर हैं उनके पास ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, फेथ है उनके मैनेजर में। तो फिडलर का कंटिजेंसी मॉडल कुछ इस तरीके से है, लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर और फेवर्ड स्टाइल। तो यहाँ पर हम देखेंगे सिचुएशंस जो हैं आपकी, तो यहाँ टास्क रिलेशनल रिलेशनल रिलेशनल, ठीक है, रिलेशनल टास्क टास्क टास्क। तो यहाँ पर अब आपको देखना है कि किस तरीके से आप फिट हो रहे हो। स्ट्रेंथ क्या है फिडलर्स की कंटिजेंसी थ्योरी की, ये एम्फसाइज करता है कि क्या इंपॉर्टेंस है सिचुएशनल फैक्टर्स की लीडरशिप में। एक फ्रेमवर्क यहाँ पर दिया गया है कि हमें समझना कैसे है कि भाई क्या कैसा लीडरशिप स्टाइल है और कैसे यहाँ पर सिचुएशनल फैक्टर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड किस तरीके से यहाँ पर हमें काम करना है इन लीडर्स के साथ में। तो ये यहाँ पर कुछ रिसर्च वगैरह होती है और उसी के थ्रू सपोर्टेड है। वीकनेस क्या है, एलपीसी स्केल जो है वो रिलायबल मेजर नहीं होगा लीडरशिप स्टाइल का। हो सकता है कि यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि आप एक ऐसा पर्सन बताओ, बट हम जब बताने के लिए, स्केल करने के लिए आए, हमने उसको अच्छे से नहीं किया, हम थोड़े बायस रहे, या हमें पता है कि हमें जज किया जाएगा। थ्योरी ओवर सिंप्लीफाइड है और यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं लेकर चल रही लीडरशिप की। लिमिटेड रिसर्च यहाँ पर की गई थी इस थ्योरी की प्रिडिक्शंस को समझने के लिए। हर्जे और ब्लैंकार्ड के सिचुएशनल लीडरशिप में हमने देखा कि पॉल हर्जे और कैन ब्लैंकार्ड जो हैं, अब इनकी थियरी ये बोलती है कि जो मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है वो कंटिजेंट है कि भाई हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो कितने मैच्योर हैं। अब मैच्योरिटी आपकी किस कंटेक्स्ट में आएगी, एज के कंटेक्स्ट में नहीं आएगी, ये आएगी कि एक इंडिविजुअल कितने यहाँ पर एबल हैं कि वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं और कितने विलिंग है कि वो उसको परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिव और डेलीगेटिंग, ये दो आते हैं, ठीक है, 4। अब यहाँ पर लीडरशिप क्या कर रहे हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, सुपरविजन प्रोवाइड करेगी किस तरह से काम करना है। सेलिंग में थोड़ा बहुत परसुएट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर रैशनली आ जाता है कि डिसीजन और एनकरेज करना है कम्युनिकेशन को। यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग में लो डायरेक्टिव होता है और हाईली सपोर्टिव होता है। लीडर्स जो हैं वो रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने की बात करते हैं और एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। टास्क को डेलीगेट किया जाता है, गाइडेंस यहाँ पर दिया जाता है, और जब भी यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज के इनपुट्स को भी एनकरेज करते हैं। डेलीगेटिंग में क्या करेंगे, लीडर्स सबऑर्डिनेट्स को सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी और फ्रीडम दे रहे हैं कि आप अपने हिसाब से डिसीजंस लो और अपने टास्क को कंप्लीट करो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फॉलोअर मैच्योरिटी लेवल्स। फॉलोअर्स मैच्योरिटी लेवल में हम क्या देखेंगे,
यहाँ पर हम देखेंगे कि जो M1 है, M1 किससे रिलेटेड है? M1 है लो कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट, एंथुसियास्टिक है लेकिन स्किल्स लैक कर रहे हैं या नॉलेज लैक कर रहे हैं। टीम मेंबर्स जो हैं उन्हें इंस्ट्रक्ट करना होता है कि भाई आपको किस तरीके से काम करना है। काम वो करना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं है कि कैसे करना है। तो यहाँ पर जो मैच्योरिटी लेवल है वो मैचअप कर रही है टेलिंग लीडरशिप स्टाइल के साथ में, क्योंकि इनको पूरा हमें सुपरवाइज करते हुए चलना है, डायरेक्ट करना है। और एम्प्लॉइज जो है इस पॉइंट पर इनको कंप्लीट डायरेक्शन दी जाएगी। M2 में क्या देखते हैं हम? M2 में लो कॉम्पिटेंस एंड लो कमिटमेंट आती है। तो यहाँ पर ना तो स्किल्स है इनके पास और ना ही ये काम भी करना चाहते हैं, बस जॉब में आ गए हैं ताकि थोड़ा बहुत पैसा कमा लें। तो यहाँ पर क्या होगा? अब इन लोगों से काम कराना भी मुश्किल है और इसीलिए तो अब यहाँ पर टीम मेंबर्स कौन रहेंगे? वो लोग जो कि ज़्यादा ईगर हैं कि वो किसी काम को करें, ठीक है? लेकिन यहाँ पर वो रेडी नहीं है कि इसको करेक्टली कर पाएँगे बिना किसी लीडर की हेल्प के। तो यहाँ जो हमारे सेलिंग लीडरशिप स्टाइल है, वो प्रॉपर मैच में जाएगा। M3 में क्या देखेंगे हम? हाई कॉम्पिटेंस है, आपको आता है काम करना, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन कमिटमेंट आपकी नहीं है। तो अब यहाँ पर आप स्किल्ड हो लेकिन अनमोटिवेटेड हो, रेजिस्टेंट हो। टीम मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा जॉब तो नहीं कर पाएंगे बिना किसी हेल्प के, लेकिन वो यहाँ पर खुद से काफी बड़ा पार्ट कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेटिंग स्टाइल यहाँ पर हम यूज करेंगे, जहाँ पर M3 इंडिविजुअल्स के थ्रू हम काम करवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें डायरेक्शन नहीं चाहिए ज्यादातर। उन्हें यहाँ पर चाहिए कि वो अपने लीडर के साथ पॉजिटिव वे में एंगेज कर पाए। फिर आता है M4 हाई कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट। तो कॉम्पिटेंट एंड सेल्फ डायरेक्टेड यहाँ पर आपकी टीम रहेगी, खुद से काम करना चाहते हैं, ऐसा कोई खास उनको वो नहीं है। तो यहाँ पर डेलीगेशन जो है वो लीडरशिप हमारे लिए बेटर है। एज लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनकी इंटेंशन है काम करने की, जो अपने काम को बहुत अच्छे से जानते हैं। यूजुअली ये वो लोग होते हैं जो कंपनी के साथ काफी लंबे समय से जुड़े होते हैं, ऑल्सो कंपनी इनको भी अच्छे से रिवॉर्ड कर रही होती है और इनको कहीं ना कहीं उस कंपनी से एक अटैचमेंट हो जाती है, ठीक है। तो टीम मेंबर्स में कॉन्फिडेंस है और यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो खुद से इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। मैच्योरिटी लेवल जो है वो हमारी किस पर डिपेंडेंट है? टास्क पर डिपेंडेंट है। जब हमारे कंपोनेंट जो है मैच्योरिटी, एबिलिटी और विलिंगनेस, दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो 4 पार्ट्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? लो एबिलिटी, लो विलिंगनेस, लो मैच्योरिटी। लो एबिलिटी, हाई विलिंगनेस, लो टू मॉडरेट मैच्योरिटी। हाई एबिलिटी, लो विलिंगनेस, मॉडरेट से हाई मैच्योरिटी। और हाई एबिलिटी, हाई विलिंगनेस, हाई मैच्योरिटी। चलो, अब स्ट्रेंथ्स क्या है इस थ्योरी की? तो यहाँ पर हम देखेंगे एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है कि किस तरीके से लीडरशिप स्टाइल में हमें अडेप्ट करना है हमारे फॉलोअर की जरूरत के हिसाब से। और एम्फेसाइज कर रहे हैं ये कि हम डेवलप करें हमारे फॉलोअर्स की जो स्किल्स हैं और उनको ग्रो करने में हेल्प करें। वाइडली अडॉप्ट किया गया है और अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज भी हुआ है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी है लीडरशिप स्टाइल की, इसको ये काफी ओवर सिंप्लीफाई कर देता है, जो इसको एक यहाँ पर वीकनेस इसकी दिखाता है। एक क्लियर डेफिनेशन मैच्योरिटी की हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही और एप्लीकेशन में ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव हो जाता है और सभी सिचुएशंस या सभी टीम्स में ये सूटेबल नहीं है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा टूल है, वैल्यूएबल टूल है लीडर्स के लिए। रॉबर्ट हाउस की पाथ गोल थियरी में हम सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल्स को और ब्रूम्स की जो एक्सपेक्टेंसी थियरी ऑफ मोटिवेशन है उन्हें लेकर चलेंगे। तो जो मेन फंक्शन है हमारे लीडर के वो है कि आप जो गोल्स हैं उन्हें अच्छे से क्लैरिफाई करो, उनको अच्छे से सेट करो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, और यहाँ पर बेस्ट पाथ निकालो ताकि इन गोल्स को आप अचीव कर पाओ। एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते में आ रहे हैं उन्हें हटाकर परफॉर्मेंस को यहाँ पर इम्प्रूव कर सेटिस्फेक्शन लेकर आओ। साथ में ये बोलते हैं कि एम्प्लॉयज जो हैं वो एक लीडर की डायरेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे, जहां पर एम्प्लॉय बिलीव करते हैं कि एक इमीडिएट या फिर फ्यूचर बेनिफिट जो है वो होता है हमें काम से। जो भी हमारे रास्ते में दिक्कत आ रही है उसे खत्म करो। साथ में सिचुएशनल लीडरशिप को तो आप लेकर चल ही रहे हो, आप ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियोरी ऑफ मोटिवेशन को भी लेकर चलोगे। और यहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो लीडर की डायरेक्शन को तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर एम्प्लॉय ये भरोसा रख रहे हैं कि एक इमीडिएट या फिर फ्यूचर बेनिफिट उनको भी इस काम से होगा।
जैसे कोई पाथ, हमने कोई प्रोजेक्ट पर काम किया तो ये प्रोजेक्ट मेरे करियर को काफी ऊपर लेकर जाएगी, तो फिर मैं उस प्रोजेक्ट को और अच्छे से करना चाहूंगी, उसमें अच्छी लर्निंग्स लूंगी, ताकि अगर मैं जॉब स्विच करने का भी सोच रही हूँ तो मुझे भी फायदा हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल अब आ जाओ पाथ गोल थियरी ऑफ लीडरशिप। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स हैं, सबऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, नीड फॉर एफिलिएशन, प्रेफरेंस फॉर स्ट्रक्चर, डिजायर है कंट्रोल की, और सेल्फ परसीव्ड लेवल ऑफ टास्क एबिलिटी है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में टास्क स्ट्रक्चर, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम एंड प्राइमरी वर्क ग्रुप। एक लीडर यहाँ पर क्या करेंगे, लीडरशिप स्टाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड है। एंड साथ में फोकस करेंगे मोटिवेशन फैक्टर्स में, जहाँ पर वो इंश्योर करेंगे कि गोल्स और रिवॉर्ड्स जो हैं वो डिजायरेबल हैं। पाथ को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गोल क्लियर बनाएंगे, रोड ब्लॉक्स को रिमूव करेंगे और सपोर्ट करेंगे हमारी कोचिंग को, है ना, हमें और यहाँ पर सपोर्ट करेंगे और हमें कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, एक तरीके से काउंसिल करेंगे। तो हाउस की थ्योरी एडवोकेट कर रही है सर्वेंट लीडरशिप को, ठीक है। अब एज पर सर्वेंट लीडरशिप, लीडरशिप जो है उसको हम एज अ पोजीशन ऑफ पावर नहीं देख रहे, रेदर लीडर्स जो है वो एक्ट करते हैं एज कोचेस एंड फैसिलिटेटर्स अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। तो लीडरशिप स्टाइल्स देख लेते हैं, डायरेक्टिव, अचीवमेंट ओरिएंटेड, पार्टिसिपेटिव और सपोर्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लीडर जो है वो सबऑर्डिनेट्स को कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स देंगे और बताएंगे कि क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग पर इनका फोकस रहेगा। ये चैलेंजिंग गोल्स बनाते हैं, इम्प्रूवमेंट यहाँ पर परफॉर्मेंस में आनी चाहिए, जिसमें कि हमें कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है कि भाई सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनकी एबिलिटीज पर हमें पूरा भरोसा है। पार्टिसिपेटिव, तो लीडर जो है वो डिसीजन जो कैसे लेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू एम्प्लॉइज के, यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन भी उनके साथ शेयर करेंगे, कोई सजेशंस हैं तो वो भी उनसे लेंगे। सपोर्टिव में फ्रेंडली बिहेवियर दिखा रहे हैं एम्प्लॉइज को, और यहाँ पर जो कंसर्न है वो भी दिखाया जा रहा है उनके नीड्स एंड वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो हम क्या करें, प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। सिचुएशनल वेरिएबल, सबऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, इफेक्टिवनेस जो है हर एक लीडरशिप स्टाइल की वो कैसी रहेगी, कंटेंजेंट रहेगी कि हमारी जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर किस तरह की हैं। अब ये मॉडल यहाँ पर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले है नीड फॉर एफिलिएशन, प्रेफरेंस फॉर स्ट्रक्चर्स एंड देन डिजायर फॉर कंट्रोल, इसके अलावा सेल्फ परसीव्ड लेवल ऑफ टास्क एबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि अरे अगर हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं तो वो लोग क्या चाहते होंगे, वो चाहते होंगे कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर हम अपने लिए कुछ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स दूसरों के साथ में मेंटेन करें, एक डिजायर फॉर बिलोंगिंग हो, एक्सेप्टेंस हो, और यहाँ पर हमारे सोशल ग्रुप्स बने, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रेफरेंस फॉर स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं या जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो चाहते हैं कि कोई भी एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी एक तरीके से यहाँ पर है कि हमें ऑर्डर और प्रेडिक्टेबिलिटी जो हो रही है कि किस तरीके से हायरार्की यहाँ पर मेंटेन्ड है वो पता चले। फिर आता है डिजायर फॉर कंट्रोल। अब आप देखेंगे अलग अलग इंडिविजुअल्स क्या चाहते हैं, हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि भाई कहीं ना कहीं हम अपना जो एनवायरनमेंट है उसे इन्फ्लुएंस कर पाए, हम मैनेजर्स बने, हम यहाँ पर चीजें करें, है ना। तो एक हेल्दी मोटिवेटर यहाँ पर या गोल सेटिंग के लिए या फिर अचीवमेंट के लिए हम क्या देख रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्रोल मिल गया उस तरीके से, तो ये चीजें हो जाती है। देन आती है सेल्फ परसीव्ड लेवल की भाई एक टास्क को करने में मैं कितनी कैपेबल हूँ, ये मेरी खुद की यहाँ पर एक लेवल हो जाएगी। एनवायरनमेंट, अब 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं जब हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे, टास्क स्ट्रक्चर, फॉर्मल अथॉरिटी सिस्टम्स एंड प्राइमरी वर्क ग्रुप। तो थियरी यहाँ पर क्या करती है, ये यहाँ पर एम्पिरिकल टेस्टिंग के लिए देखते हैं कि भाई अलग अलग स्टडीज हमने की और कुछ फैक्ट्स समझने की कोशिश की। एम्पिरिकल टेस्टिंग होती है कि आपने यहाँ पर फैक्ट्स के ऊपर बात की, साइंटिफिक मैनर में बात की। तो ये बोलते हैं कि जो लीडर्स हैं, ठीक है, उनका मेन रोल यहाँ पर एज अ लीडर है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को असिस्ट करें कि किस तरीके से उनके गोल्स को डिफाइन किया गया है और किस तरीके से वो उन गोल्स को अचीव करेंगे मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में। फिर आती है कॉग्निटिव रिसोर्स थियरी।
ये किसने दी है? ये दी है फ्रेड फिडलर ने एंड जो गार्सिया ने। तो यहाँ पर ये बोलती हैं कि आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर देखना है कि एक लीडर के कॉग्निटिव रिसोर्सेज जैसे उसके इंटेलिजेंस, उसके एक्सपीरियंस कैसे हैं और उसके स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं, क्योंकि यही दोनों चीजें उनके लीडरशिप स्टाइल्स को अफेक्ट कर रही हैं। अब मेन अगर हम प्रीमिसेस की बात करें तो स्ट्रेस जो है वो रैशनैलिटी का एनिमी होता है। लोग अच्छे से चीजें समझते नहीं है, गुस्सा जल्दी आ गया, लीडर की कॉग्निटिव रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट हो जाते हैं, उनकी एबिलिटी कि वो लॉजिकली चीजों को सोचें या फिर साउंड डिसीजंस लें वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने लग जाती है। तो ये असर्ट करते हैं कि इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रिएक्ट करेंगे किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। अगर लो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो इंटेलिजेंस यहाँ पर जरूरी होती है और हाई स्ट्रेस सिचुएशन में एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो स्ट्रेस यहाँ पर एक सिचुएशनल फैक्टर है एंड सजेस्ट करता है कि नॉलेज या एक्सपीरियंस में से क्या ज्यादा सुटेबल रहेगा। डायरेक्टिव ओरिएंटेड अप्रोच क्या करता है, इंटेलिजेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है इसमें, और इंटेलिजेंस या एक्सपीरियंस जो है वो इररेलेवेंट है अगर कोई भी सिंपल सा टास्क है। तो कॉग्निटिव रिसोर्स थियरी में हमें क्वालिटीज दी गई हैं, हाई इंटेलिजेंस, लो इंटेलिजेंस, हाई एक्सपीरियंस, लो एक्सपीरियंस। ठीक है, सिचुएशन हाई स्ट्रेस की है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो हाई स्ट्रेस में हमें क्या चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और लो इंटेलिजेंस हमें क्या चाहिए होता है, अगर लो इंटेलिजेंस है तो हमारे टास्क एकदम सिंपल होने चाहिए। सिचुएशन आपकी कैसी होगी, लो स्ट्रेसफुल रहेगी, तो परफॉर्मेंस हमारी कैसी आएगी, अच्छी आएगी हाई इंटेलिजेंस में। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं स्ट्रेंथ्स देखने में कि सीआरटी जो है हमारी उसमें क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। तो कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी आपको बोलती है कि हमें ये देखना है कि कॉग्निटिव एबिलिटी और लीडरशिप स्टाइल दोनों ही यहाँ पर कितने इफेक्टिव हैं, दोनों ही क्योंकि इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिचुएशनल फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए और लीडर्स को अपना स्टाइल अपने स्ट्रेस लेवल्स के हिसाब से लेकर चलना चाहिए। प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि भाई हमारे जो लीडर हैं, ठीक है, वो ये प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या टीम फिट है भी या नहीं है और पोटेंशियल कितना है सक्सेस के लिए टीम में। तो क्रिटिसिज्म क्या है, हमने कॉम्प्लेक्स लीडरशिप को अगेन यहाँ पर ओवर सिंप्लीफाई करते हुए जो कॉग्निटिव रिसोर्सेज हैं हमें मेजर करने में उसमें डिफिकल्टी फेस हो रही है और स्ट्रेस लेवल्स को काफी ऑब्जेक्टिव वे में लिया है। लिमिटेड रिसर्च यहाँ पर जेंडर पर की गई है एंड कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो भी हमारी लीडरशिप में देखे गए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं लीडर मेंबर एक्सचेंज थियरी, जिसे हम एलएमएक्स या फिर वर्टिकल डियार्ड लिंकेज भी बोलते हैं। तो ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के बारे में बात कर रहा है। तो हम रिलेशनशिप देखेंगे मैनेजर एंड मेंबर्स की टीम की। क्लेम करता है ये कि जो लीडर्स हैं वो अपने हर एक सबऑर्डिनेट को सेम नहीं ट्रीट कर रहे, किसी की तरफ झुकाव ज्यादा होगा और किसी की तरफ कम होगा। तो इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स बन जाते हैं, मतलब एक ग्रुप में भी कुछ लोग अपना एक ग्रुप बना लेंगे और कुछ लोग ग्रुप का हिस्सा होते हुए भी ग्रुप से बाहर फील करेंगे। तो रिलेशनशिप मैनेजर्स और मेंबर्स जो हैं ग्रुप की वो हमारे 3 स्टेजेस में जाते हैं, रोल टेकिंग, रोल मेकिंग और रूटीनाइजेशन। रोल टेकिंग में क्या होगा, हमें यहाँ पर इनिशियली हेल्प करता है होता है बेसिकली जब मेंबर्स न्यूली यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं और मैनेजर देखेंगे कि उनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं। रोल मेकिंग में मैनेजर्स यहाँ पर कैटेगराइज करते हैं अपने टीम मेंबर्स को इन ग्रुप या फिर आउट ग्रुप कि कितने वो यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हैं इन मेंबर्स पर, कितनी लॉयल्टी है इन मेंबर्स की और क्या कमिटमेंट ये दिखा रहे हैं। रूटीनाइजेशन, रूटीन जो हमारे टीम मेंबर्स और मैनेजर्स के बीच में स्टैब्लिश हो चुका है। स्ट्रेंथ क्या है, ये एक एक्सेप्शनल थियरी है एज बाकी जो थियरीज है वो आपकी स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स की बात कर रही है, लेकिन ये एक रोबस्ट एक्सप्लेनेटरी थियरी दे रही है जो रियलिटी में भी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में। तो हमारी अटेंशन यहाँ पर कम्युनिकेशन की तरफ जा रही है। कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम है जिसमें लीडर्स और सबऑर्डिनेट्स डेवलप भी कर रहे हैं, ग्रो भी कर रहे हैं और मेंटेन भी कर पा रहे हैं फाइनेंशियल बेनिफिशियल एक्सचेंजेस। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन को हम म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड डिवोशन के साथ में लेकर चलते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है, एलएमएक्स थियरी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही पर्टिकुलर्स ऑफ हाउ हाई क्वालिटी एक्सचेंजेस आर क्रिएटेड। एलएमएक्स थियरी जो है वो ऑब्जेक्टेड है ऑन द ग्राउंड ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस, क्योंकि कुछ फॉलोअर्स जो हैं वो स्पेशल अटेंशन रिसीव कर रहे हैं लीडर्स की एट वर्क प्लेस और अदर्स को नहीं मिल रही।
ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप इन ग्रुप बना लोगे, अपने लिए लॉयल बंदे ढूंढ रहे हो, तो हो सकता है वो लॉयल बंदे ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल ना हो, तो ये चीज तो गलत हो गई। सक्सेसफुल और इफेक्टिव लीडर्स में क्या डिफरेंस होता है? तो हम देखते हैं बहुत बार लीडर्स अच्छे होते हैं लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक की डिफरेंस है, हो सकता है दोनों चीजें हो, एक एफिशिएंट लीडर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी रहे, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग हो जाए। तो सक्सेसफुल लीडर कोशिश करते हैं कि शॉर्ट टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, इमीडिएट रिजल्ट्स इनकी प्रायोरिटी होते हैं, और ये टेंजिबल मैट्रिसेस पर काम करते हैं। कैरिज्मा, अथॉरिटी, पावर टू अचीव गोल्स, इस पर इनका फोकस है, ठीक है। जैसे शॉर्ट टर्म में दिखा दिया कि यार हमने इतना काम किया है, हमने इतना अच्छा सब करा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, वो सब चीजें एक रेत के महल की तरह हमें दिख रही है। तो सक्सेस यहाँ पर जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, ये डिपेंड करेगी फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स या फिर टेम्पररी बूस्ट जो हमें प्रोडक्टिविटी में मिल रहा है। अगर लीडर या तो ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ दे या फिर सर्कमस्टांसेस बदल जाएं, तो जो सक्सेस है वो इजीली मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है। इफेक्टिव लीडर कौन से होते हैं? जो एक स्ट्रॉन्ग टीम बना रहे हैं और लॉन्ग टर्म पर ध्यान दे रहे हैं। ये डेवलपमेंट ऐसी टीम मेंबर्स की कर रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, एम्पावर करेंगे, एंगेज करेंगे टीम को, कोलैबोरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, पार्टिसिपेशन एनकरेज करेंगे, इनपुट एंड ओनरशिप फ्रॉम देयर फॉलोअर्स। एक कल्चर बनेगा लर्निंग और इनोवेशन का, और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, एनकरेज करेंगे टीम को कि वो कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करें, ठीक है। तो इनकी जो सक्सेस है वो ज्यादा सुटेबल है, और एक ऐसा फाउंडेशन है हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स का एंड ट्रस्ट का, जहां पर हम एक शेयर्ड विजन लेकर चल रहे हैं, और ये आपका मोर लाइकली क्या करेगा, लास्ट करेगा ओवर द टाइम, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको कुछ की डिफरेंसेस दे रखे हैं जो आप एक बार रीड कर सकते हैं। अच्छा गाइज, अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बहुत छोटा सा टाइम लूंगी बट ध्यान से समझना। हम लोग अपने सभी कोर्सेज पर आप लोगों के लिए काफी अच्छा ऑफ लेकर आए हैं, जो कि 70% तक ऑफ है, एंड दिस इज नॉट अ कोर्स प्रमोशन थिंग, दिस इज समथिंग, मैं बहुत आपसे जेन्युइन बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो 2 मिनट सुनना, अगर थोड़ा सा भी मुझ में फेथ है। अगर आपको लगता है आप कोर्सेज परचेज कर कर पढ़ सकते हो और इस लेवल तक आपके पास कोई भी रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ पीडीएफ नहीं है, तो आप हमारा कोर्स ले लो, अदरवाइज आप दूसरे लोगों का कोर्स ले लो, लेकिन पढ़ लो। दूसरी चीज, अगर आप हमारे यहाँ पर कोर्सेज लेना चाहते हो तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि हमने अपने कोर्सेज बहुत ज्यादा लो कर दिया उनका प्राइसेस, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तीसरी चीज, अगर सोच रहे हो कोचिंग और अपने रेट्स को नीचे लेकर आए तब हम कोर्स परचेज करेंगे, उतना टाइम नहीं बचा। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतने में या तो हाथ से नोट्स बना लो। देखो, मैं यहाँ पर जिस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती थी, मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी उस चीज के लिए। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑफलाइन कोचिंग ली थी तो हमें वहां पर फैकल्टीज बैठकर नोट्स भी करवाते थे, या फिर वो जब बोल रहे होते थे तो हम सुन भी रहे होते थे और नोट्स भी बना रहे होते थे। या तो ये वाली हैबिट डाल लो, वरना फिर अगर ये हैबिट नहीं डाल रहे हो तो कम से कम ना, या तो 2 बार लेक्चर सुनो, या तो कम से कम जो पढ़ाया है उसके बाद पीडीएफ से जाकर पढ़ लो। अब मैं पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगी फ्री में, उसके कुछ रीजंस हैं जो मैं ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ, बट मैं यही कह रही हूँ, कहीं से भी पढ़ो, पढ़ लो। पेपर अक्टूबर में आ रहा है, बहुत कम टाइम बचा है, और अगर मॉक्स नहीं लगाए ना, ये ये जो सेक्शन है ये क्लियर नहीं होगा, और ये जो सेक्शन है ना, इसमें रीडिंग की हैबिट नहीं है अगर, तो ये भी क्लियर नहीं होगा। तो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, और जितने फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स, नंबर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स में स्पेशली याद करने हैं, ठीक है। तो मैं कॉन्टिन्यूसली बार बार इन्हीं बातों को बोल रही हूँ, ध्यान से समझ लोगे पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, वरना सोचोगे यहाँ से पढ़ा वहां से पढ़ा, इतनी मेहनत करी फिर भी कुछ क्यों नहीं हो रहा है। वो कुछ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं की है, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।